जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी। संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। बढ़ रहा है लगातार। अगर हम देखें, अंकुश शर्मा ने ज्वाइन कर ली है, गौरव गुप्ता ने ज्वाइन कर लिया है। हालांकि उनकी अलग से पार्टी अंकुश शर्मा की रही है, लेकिन फिर भी उनका जो कुनबा है वो बढ़ रहा है, उनका जनाधार बढ़ रहा है। तो कितना बड़ा थ्रेट, कितना बड़ा सेटबैक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो अलायंस हुआ है इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ, उसके बाद ही अब्दुल्ला खानदान की टोपी उतर करके वोट की तरफ गई है। बिल्कुल। इससे पहले लोग तरसते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट मिल जाए। 1996 की बात करें तो वो 2/3 बहुमत से जीत करके आए थे और उन्होंने 2000 में स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी को लेकर के प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भी भेज दिया था। एक वो हालत थी और केंद्र से डायरेक्ट रिलेशन हुआ करते थे। बहुत अकॉर्ड हुए हैं, हर अकॉर्ड का मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो आज आप हालत देख लीजिए, 2024 के विधानसभा चुनाव में टोपी उतार करके वोट मांगने की नौबत आई है। कुछ ना कुछ बदलाव तो आया है। अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुंभा बढ़ रहा है, ये कुंभा बढ़ना कई बार दिक्कत का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल। क्या इस बार ये भी हम बदलाव मान सकते हैं, एक पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन 2019 के बाद जब धारा 370 हटी? मैंने पहले भी जिक्र किया था विनोद जी इस बात का कि आखिर जो एक चाबी होती थी सत्ता की, सरकार की, वो एक जगह से तय होती थी, उसमें जम्मू का कोई रोल नहीं होता था और जम्मू आज तक पिसता गया। अगर मैं इतिहास के पन्नों को उजागर करूं, कुरेदने की कोशिश करूं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? और शायद हमने कल भी इस पर बात की थी, हल्की बात कि एक जो एपिक सेंटर है पॉलिटिक्स का जम्मू कश्मीर में, वो सिर्फ कश्मीर में था और कश्मीर के लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, दलों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। ज़्यादातर इसका फ़ायदा कश्मीर के दलों ने उठाया है, लोगों को नहीं मिला, जम्मू को दरकिनार किया गया। क्या एक मेजर चेंज है आफ्टर 2019 एब्रोगेशन ऑफ 370, एक मेजर चेंज है और अब एपिक सेंटर पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है जम्मू के अंदर? जी शीतल, थोड़ा सा पीछे ले जाऊं अगर माइंड ना करो तो। ठीक है, मैं बताऊंगा कि इतना ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट्स इतना ज़्यादा कश्मीरी पॉलिटिशियंस को अपीज करती थी, खास तौर पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कि किसी दूसरी जमात को इमर्ज ही नहीं होने देगा। बिल्कुल। ये पहला प्रयोग 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ और 18 सीट लेकर के उन्होंने सरकार बनाई 2002 में। ठीक है। उसके बाद एपिक सेंटर थोड़ा सा हिला। ठीक है। क्योंकि जम्मू के लोगों को जम्मू से मिनिस्ट्री मिली, बहुत सारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जम्मू से थे, फिर लोगों का आना जाना, फ्रीक्वेंटली विजिट सेक्रेटरीट के अंदर होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को हुआ, फिर अपनी पार्टी बनती है, पीसी को 2014 में सपोर्ट मिलता है, फिर और कितनी जमातें आप खुद देख लीजिए। इतने ज़्यादा कश्मीर में बहुत ज़्यादा सियासी जमातें बनी हैं क्योंकि अब वो यूनाइट होकर के नहीं रह सकते। अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में ठीक है पीडीपी का भी कुछ जगहों पे कुछ पॉकेट्स में होल्ड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, लेकिन अगर कुल मिला के देखा जाए नक्सल में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। यहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज मेन जो है उनके बीच में मुकाबला है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक का एपिक सेंटर, राजनीतिक का केंद्र अब जम्मू बन चुका है। सरकार की चाबी जम्मू से ही चलेगी। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ एरियाज में पीडीपी का भी होल्ड है, लेकिन पीडीपी इन असेंबली इलेक्शंस में हालांकि उनको काफी फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था, क्योंकि 10 सालों के बाद इलेक्शंस हुई हैं और जब लास्ट टाइम इलेक्शंस हुई थी तो पीडीपी की सरकार यहाँ पर बीजेपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट रही है। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो पीडीपी कहीं ना कहीं बैक फुट पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट फुट पर चल रही है और बाकी जो दोनों नेशनल पार्टीज है कांग्रेस और बीजेपी वो यहाँ पर फ्रंट फुट पर दिखे। लेकिन पीडीपी का कुनबा कहीं ना कहीं कमजोर है, उनकी पकड़ इस बार कमजोर नजर आ रही है। आपके एक्सपीरियंस से या फिर आपके लिहाज से आप क्या कुछ किस तरीके से देखते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? वेल शिपन, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अग्रेसिवली प्रचार कर रही थी, लेकिन बात ये हुई कि लोकसभा चुनावों में उनको इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनाया गया, हालांकि वो जबरदस्ती बनना शुरू हुई। फिर दूसरी बार आप देखिए, दूसरी बार एक बार तो फिर प्रयोग किया गया और ये कहा गया कि आप अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं
जिसमें कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर उनके मैनिफेस्टो को मानती हैं तो वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। यानी इतनी हालत आ गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 बार उनको लोकसभा और विधानसभा में उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से शामिल नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक उनके लिए सेटबैक है, शायद उससे वो उभर नहीं पाए। ठीक है, बिल्कुल फिरोज जी, मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, जो गठबंधन बना है, गठबंधन बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सुर्खियों में भी रहा और कांग्रेस ने अपने कदम पीछे भी खींचे, उसकी एक मुख्य वजह क्या है? कांग्रेस आखिर क्यों इस गठबंधन से कदम खींच रही है? और जो उमर अब्दुल्ला के बदले हुए सुर हैं, ये क्या मायने दिखा रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा, आखिरी चरण है, बीजेपी जोर दे रही है क्योंकि बीजेपी ज़्यादातर सीटों पर पिछली बार के चुनाव में जीती हुई है, इन तमाम सीटों पर जो 24 सीटों में जम्मू के अंदर चुनाव होने हैं। तो एक इस बार की रणनीति बीजेपी की क्या रहने वाली है? क्या अब बदली हुई रणनीति देखी जाएगी 370 के बाद? देखिए शीतल, ये जो सियासी सूझबूझ है ना, वो उमर अब्दुल्ला अच्छी तरीके से रखते हैं। ठीक है। हाँ, उनको कहा जाता है कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और शायद ये एक कारण है कि वो बार बार क्यों इंडिकेट कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरा सपोर्ट नहीं कर रही और कांग्रेस अच्छे से प्रचार नहीं कर रही। और ये सच्चाई भी है। आप खुद देखिए, एक दिन में शीतल, आप देखिए जेपी नड्डा भी यहाँ पे होते हैं, या फिर स्मृति ईरानी भी होती है, या फिर अमित शाह 5 रैलीज को एड्रेस करते हैं। क्या ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और बाकी जो इनके बड़े हैं, क्या ये नहीं आ सकते थे? और वो सियासी सूझबूझ रखते हैं। इसको उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा अलायंस है वो डिग्रेड हो रहा है, यानी गिरावट पे है। जिस तरीके से एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उसका संकेत वो बार बार अपने शब्दों में, अपने बयानों में उसका संकेत दे रहे हैं कि अगर हमें इसको रोकना है, इनके बढ़ते हुए कदमों को रोकना है, तो हमें एग्रेसिवली काम करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए और ये महत्वपूर्ण बातें करने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त विनोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए थे न्यूज़ रूम लाइव में, जिन्होंने कहा कि यहाँ का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, अभी की क्या स्थिति है और आने वाला भविष्य या फिर राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कुछ तो है जिसके वजह से इतनी बौखलाहट हो रही है कि रात को 10 बजे चुनाव कर लिया जाए, मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर करा ले, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर से करा लो। अब और लोकतंत्र की हत्या करने की बात ये आ गई कि अब वो कह रहे हैं कि मेयर छोड़ो, डिप्टी मेयर छोड़ो, सीनियर काउंसलर छोड़ो, अब तो चुनाव करवा लो एडिशनल कमिश्नर एमसीडी की अध्यक्षता में 1 बजे। ये सबसे खतरनाक है। कैसे हो सकता है एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में चुनाव? दिल्ली नगर निगम, जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, ये कॉरपोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, चुने हुए लोगों की इकाई है, वो उनका हाउस है, चुने हुए लोगों का। चुने हुए लोगों के हाउस की अध्यक्षता या तो कोई चुने हुए लोगों में से करेगा, मेयर करेगा, डिप्टी मेयर करेगा, या चुने हुए लोग जिसको अपने में से चुनेंगे वो करेगा। किसी अधिकारी के पास तो कभी भी चुने हुए सदन की अध्यक्षता करने की पावर ही नहीं हो सकती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये, जैसे चंडीगढ़ में एक मिस्टर मसीह नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, सारी धज्जियां उड़ा दी थी चंडीगढ़ के चुनाव की, और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इज्जत तार तार हुई थी, लेकिन उससे पहले वो संविधान की और कानून की इज्जत तार तार कर चुके थे। इसी तरह से कमिश्नर एमसीडी जिस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि मैं एलजी के कहने पे ये आदेश पारित कर रहा हूं, और एलजी निश्चित रूप से बीजेपी के कहने पे ये आदेश दे रहे हैं। संविधान की इज्जत तार तार कर रहे हैं, कानून की इज्जत तार तार कर रहे हैं। कैसे किसी चुने हुए हाउस की मीटिंग किसी अधिकारी की अध्यक्षता में बुलाई जा सकती है? ये आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। चुने हुए लोगों की मीटिंग, चुने हुए सदस्यों की मीटिंग, चाहे वो कॉरपोरेशन के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे संसद के हों, चुने हुए लोगों की मीटिंग की अध्यक्षता केवल चुना हुआ व्यक्ति कर सकता है। उसका स्पीकर कर सकता है, डिप्टी स्पीकर कर सकता है। कल को भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, इसीलिए इनके बारे में कहा जाता था ना इनको संविधान की इज्जत है, ना ये लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, क्योंकि कल को अगर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो क्या किसी विधानसभा की मीटिंग अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो, या स्पीकर ने किसी और तारीख को मीटिंग बुला रखी हो, तो स्पीकर की अध्यक्षता की जगह किसी एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में विधानसभा की मीटिंग करवाई जा सकती है? क्या संसद की मीटिंग किसी एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की अध्यक्षता में करवाई जा सकती है?
ये तो मजाक बना दिया इन्होंने लोकतंत्र का। लोग चुनते हैं, चुनी हुई जो काउंसिल्स होती हैं, चुनी हुई सभाएं होती हैं, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो या नगर निगम की बैठक परिषद हो, बैठकों में फैसला लेते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं। लेकिन ये अधिकारियों से उसकी अध्यक्षता कराएंगे? ये अधिकारियों से अध्यक्षता तो देश के इतिहास में छोड़ दो, दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में कहीं नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र को जितना शर्मसार किया है उससे उसका बयान करना मुश्किल है। और ये घटना, इन्होंने कल लेटर जारी कराया है कमिश्नर से, मॉडर्न मसीह हैं वो यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं, वो एलजी के कहने पे कुछ भी लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक कुछ भी चिट्ठी लिख के जारी कर सकते हैं, खुदा बन गए वो भी। उन्होंने मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और लगातार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए इस वक्त विपक्ष पर निशाना बोल रही है और ये आज ही नहीं बल्कि हर दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर इस वक्त सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव के बीच लगातार बीजेपी मजबूत होती जा रही है और दिन प्रतिदिन अब जैसे जैसे जम्मू में वोटिंग के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये सियासी सरगर्मी और भी तेज होती जा रही है। एएसबीडी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उनके साथ साथ उनके कई समर्थक और सहयोगी भी अब बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, जिससे आने वाले समय में बीजेपी और भी मजबूती की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। तो सिलसिला जारी है, लोगों को दल बदलने का जो सिलसिला है वो तेज चल रहा है और इसका कितना फायदा 1 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। शिवपत बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। चुनावों के बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है, जो जनाधार है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर तस्वीरें आपके सामने है, अंकुर शर्मा जो कि एकम सनातन भारत दल के लीडर थे, उनका एक बड़ा चेहरा थे अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली है अपने तमाम समर्थकों के साथ। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं, जी किशन रेड्डी और साथ ही साथ तरुण चुग द्वारा उनको पार्टी में शामिल किया गया, उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया है। और वहीं पर बीते कल हमने देखा कि गौरव गुप्ता जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। और लगातार इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 370 और 35 को वापस लाना मतलब अलगाववाद को वापस लाना। 370 और 35 भारत के संविधान में ऐसे अनुच्छेद थे जिन अनुच्छेदों के माध्यम से भारत के संविधान की मूल भावना की हत्या की जाती थी, कि जहां ये कहा जाता था कि भारत जो एक सेकुलर देश है वहां पे एक ऐसा राज्य होगा जहां पे भारत का संविधान लागू नहीं होगा, उस राज्य का अपना स्वयं का संविधान होगा, अपना एक अलग झंडा होगा, स्टेट विद इन अ स्टेट। और ये थियोलॉजिकल स्टेट की परिकल्पना थी, ये उसी विचार की परिकल्पना थी जिस विचार के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। एक पाकिस्तान का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेदों को प्रयोग करके भारत में स्थापित कर दिया जाए, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता था? और उसको रिस्टोर करना, यानी पाकिस्तान को रिस्टोर करना भारत की सेकुलर धरती के अंदर, ये राष्ट्रहित में किसी भी तरीके से नहीं है। भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मूल भावना आप कह लीजिए उसके विरुद्ध है। तो 370 और 35 को वापसी करना, इससे बड़ा देशद्रोह, ट्रीजन कुछ नहीं हो सकता। और एनसी और कांग्रेस ने ये कह के ये करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया है। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, कांग्रेस को 4 समितियों की अध्यक्षता मिली है। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, राहुल गांधी, रक्षा बाबलू की समिति के मेंबर चुने गए हैं। कांग्रेस ने केंद्र से 6 समितियों की अध्यक्षता मांगी थी और उसमें 4 अध्यक्षताएं कांग्रेस को दी गई हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो स्टैंडिंग कमेटियों का गठन हुआ है और इसमें 4 समितियों की अध्यक्षता कांग्रेस को मिली हुई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 6 अध्यक्षता मांगी गई थी शिववन, लेकिन मात्र 4 ही उन्हें दी। बिल्कुल, आपको बता दें कि मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल यानी कि मोदी 3.0 सरकार आने के बाद 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन जो है वो गुरुवार देर रात को किया गया। इसके बाद की हर समिति में राज्यसभा और साथ ही साथ लोकसभा दोनों के सदस्य जो हैं, दोनों के मेंबर शामिल हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की 6 स्टैंडिंग कमेटियों की जो अध्यक्षता है, जो प्रेसिडेंटशिप है, वो मांगी थी, लेकिन
सिर्फ 4 की अध्यक्षता जो है वो यहाँ पर दी गई है। इनमें विदेश, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण मामलों की समिति शामिल है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है। बड़ी खबर बता दें कि केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी का गठन कर दिया है और 2024-25 के इस कार्यकाल में 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन जो है वो हो चुका है और इसमें 21 लोकसभा की और 10 राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको चुना गया है। 31 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिनमें से कि 21 लोकसभा के मेंबर्स हैं और 10 राज्यसभा के मेंबर्स हैं। हालांकि कांग्रेस की बात करेंगे या फिर अन्य जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने 6 अलग अलग जो कमिटीज हैं उनका गठन मांगा था, उनकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो मांगी थी, लेकिन सिर्फ 4 की प्रेसिडेंटशिप जो है वो अपोजिशन को हासिल हुई है। बिल्कुल, और 11 बीजेपी के हाथ में, जिसमें राहुल गांधी और खास बात यह कि कंगना रनौत भी इसमें जगह मिली हुई है। तो अब जरा आगे बढ़ेंगे, आगामी चुनाव को लेकर फिर से बातचीत होगी, क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है। जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में भी चुनाव होने हैं और उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र की चुनाव की सरगर्मियां भी अभी से तेज हो गई हैं। आगामी चुनाव को लेकर सभी दल एक्शन में नजर आ रहे हैं और अभी से ये जुट गए हैं ताकि आज से ही इन राज्यों में जाकर रैलियां की जाएं, लोगों से मिला जाए। पीएम मोदी हजारीबाग में एक बड़ी रैली को संबोधित भी करने वाले हैं। आने वाले समय में झारखंड, महाराष्ट्र में भी सियासी हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, खास तौर पर क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का जो नतीजा है वो एक ही दिन यानी 8 अक्टूबर को निकलकर सामने आएगा। उस दिन एक पिक्चर तो साफ होगी, लेकिन दूसरी पिक्चर का जो प्रोमो है वो भी कुछ ही दिनों के बाद निकलकर सामने आएगा, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन दोनों राज्यों में चुनाव का ऐलान करेगा। संभवतः ये चुनाव आज या फिर इस साल के अंत में हो जाएं या फिर अगले साल की शुरुआत में इन चुनाव को कराया जाए, लेकिन चुनाव जब भी हो, आज से ही ये पार्टियां पूरी तरह से जुट चुकी हैं। महाराष्ट्र में और झारखंड में अपनी अपनी नीतियों से, अपनी अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन सरकार है और महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन में सरकार है, लेकिन क्या इस सत्ता को यहां पर काबिज रख पाएंगे या फिर बदलाव होगा, ये दोनों राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शिवपुर बिल्कुल, पीएम मोदी लगातार जो है वो ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से 2 अक्टूबर की बात की जाए तो हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा जो कि शुरू की गई थी, अब उसका समापन 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा और हम देख सकते हैं कि 17 दिनों के अंतराल के बीच में दूसरी यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में देखने को मिल रही है। पहले परिवर्तन यात्रा का समापन जो है वो 3 अक्टूबर को होने वाला था, पर कार्यक्रम को एक दिन पहले ही खत्म किया जा रहा है और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 15 सितंबर को रांची और जमशेदपुर आए थे। यानी कि हम इन तमाम चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शंस का यानी कि विधानसभा चुनाव की अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ताकत झोंकने का प्रयास जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। प्रतीक, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी तमाम जो यहाँ पर रैलियां हैं वो कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले दिनों जब जमशेदपुर आए थे यही परिवर्तन यात्रा के तहत, तो काफी खराब मौसम होने के बावजूद भी वो काफी योजनाओं का घोषणा किए और खासतौर पर रांची एयरपोर्ट से और नेक्स्ट डे सड़क मार्ग से उन्हें जमशेदपुर जाना पड़ा, जो कि काफी चर्चाओं में भी रहा था। बहरहाल जो भाजपा हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, विधानसभा चुनाव डिक्लेयर होने वाली है यहाँ और इसको लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो घोषणाओं का जो दौर है वो अगर जेएमएम की बात करें या भाजपा की बात करें, वो लगातार घोषणा कर रहे हैं। और प्रतीक, पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों की बात की जाए तो झारखंड में समय समय पर चीजें बदली हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं, सियासी हवा बदली है, उथल पुथल भी देखने को मिली है और जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी का दामन भी थामा है, यानी दलों को बदलने का सिलसिला भी देखा है और तमाम चीजें देखी हैं। क्या ये एक बदलाव की बहार देखने को मिल सकती है इस बार के चुनाव में, जिस तरह का जो दबदबा अभी बन रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले अगर 6-8 महीनों की बात करें तो ईडी सीबीआई का भी काफी ज्यादा
प्रभाव रहा है और यही वजह कि वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं 6 महीने जेल काट कर आए हैं और इन्हीं के पार्टी के जो चंपई सोरेन थे वो काफी दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जैसे ही उनका मुख्यमंत्री पद छीना गया तो वो फिर भाजपा में चले गए। और खास बात यह है कि अभी 5 मुख्यमंत्री अगर देखा जाए तो झारखंड के भाजपा में हैं, जो कि अर्जुन मुंडा हो, मधु कोड़ा हो, जो दूसरे दलों से भी आए, और 2 मुख्यमंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें या हेमंता शर्मा की बात करें तो 7 मुख्यमंत्री जो है अभी झारखंड में किस तरह से झारखंड में भाजपा का शासन है इसको लेकर काफी अपनी कवायद तेज कर दी है। और जो कई आला बड़े नेता जो हैं उनका भी परिवर्तन यात्रा के दौरान झारखंड दौरा रहा है। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी बीच हरियाणा की बात करेंगे, जहां पर कि लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। हरियाणा में आज से धान की सरकारी खरीदी जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से 27 सितंबर से 15 नवंबर तक ये धान की खरीदी देखने को मिलेगी। केंद्र से हरियाणा ने जल्द खरीद शुरू करने का आश्वासन दिया था और आज से ये शुरू हो जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार तमाम चीजों को लेकर काम किया जा रहा है और हरियाणा में आज से धान की खरीदी जो है वो शुरू कर दी जाएगी, जिसकी वजह से तमाम जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। किसानों में काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है और एक ही उम्मीद है कि धान की खरीदी की वजह से कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर किसानों को मजबूती मिलेगी और आर्थिक तंगी का सामना जो तमाम जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में जो लोग शामिल हैं उनको देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर हरियाणा में आज से धान की सरकारी खरीदी शुरू हो जाएगी, लेकिन वहीं पर अब कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों का बढ़ता नजर आ रहा है। उनको एक ही उम्मीद है कि सरकार जो है वो ज्यादा प्राइसेस में इनसे धान की खरीदी करेंगे, जिसकी वजह से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक मजबूती इन किसानों को मिलती नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा एक केंद्र है किसानों का और हरियाणा में किसानों की जो फसलें हैं वो उनका जो सारा प्रक्रिया है वो तय करती हैं, भविष्य तय करती हैं और उसी को लेकर किसान हमेशा सक्रिय भी नजर आते हैं, गंभीर भी नजर आते हैं। ऐसे में केंद्र के निर्देशानुसार वहां पर अब धान की खरीदी शुरू हो चुकी। 27 सितंबर से 15 नवंबर तक ये धान की खरीदी होनी है। हरियाणा ने जल्द खरीद शुरू करने का अनुरोध किया था और उसी को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और बहुत जल्द ये धान की खरीदी शुरू कर दी है। एमएसपी पर धान की खरीदी होगी, ये केंद्र का निर्देशानुसार है। यानी एमएसपी जिसकी मांग लगातार होती आ रही है, जिसका बवाल पूरे देश में हमने देखा है किसानों की तरफ से, कैसे उन्होंने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के सामने कई बार प्रदर्शन भी किए हैं। अलग अलग उनकी मांगे, अलग अलग उनकी मुद्दे थे, लेकिन उसके बाद जरूर केंद्र सरकार बैकफुट पर आई थी। लेकिन जब 3 कृषि कानून लेकर केंद्र सरकार आई, उसके बाद उन 3 कृषि कानूनों को केंद्र सरकार की तरफ से अमेंड करना पड़ा, उसे संशोधित करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा और उसके संशोधन के बाद अब जो है वो केंद्र सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है और धान की खरीदी एमएसपी पर दी जाएगी। अंबाला के बराड़ा में अमित शाह की रैली होनी है। एक और बड़ी अपडेट आ रही है अंबाला में, जहां पर करीब 2:30 बजे अमित शाह बराड़ा पहुंचेंगे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर छोड़ते हैं और सीधे हरियाणा पहुंच जाते हैं, हरियाणा छोड़ते हैं और जम्मू कश्मीर के मैदान में पहुंच जाते हैं। आगामी चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी फुल एक्शन में है। 2 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सियासी तनाव बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में एक तो उत्साह, उमंग जो पिछले 10 सालों तक लोगों ने अपने दिलों में रखी थी, उसको प्रकट किया जा रहा है और जो सियासी दलों ने अपने इस जो 10 साल से चुनाव नहीं हुए थे उसको दबा के रखा था और उसे भी लोगों के सामने खुले तौर पर प्रकट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा का रण, जहां पर बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी जरूर वहां पर बनी हुई है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर बीजेपी जो है वो हर वर्ग को अपने साथ लेने की बात कर रही है। जो नए नवेले मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें कुर्सी दी गई थी और उन्होंने सत्ता संभाली, वो कह रहे हैं शिववन की अब हम हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हित में कदम उठा रहे हैं। और पिछले कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें तो उसके मुकाबले मेरे इस छोटे से कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए। हालांकि ये तय करना लोगों का काम है, आम जनता का काम, आम जनमानस का काम है। और जब 5 अक्टूबर को हरियाणा के लोग बाहर आएंगे, इस दंगल में आएंगे, अखाड़े में आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी।
बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, तमाम सियासी दल जो है वो दावे पेश कर रही हैं, लेकिन धरातल पर किस तरीके का काम हुआ है ये तय करना जनता का काम है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो लगातार हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सियासी जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच में दिल्ली की बात करेंगे, मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाएगी। केजरीवाल आतिशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश पर मानहानि को लेकर तमाम चीजों को साफ करेगी और बीजेपी नेता ने ये मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद कि मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट आज जो है वो सुनवाई। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नई मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और इससे दाखिल की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और दोनों ने एक मानहानि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस याचिका दाखिल करने के बाद आज इसमें सुनवाई देखने को मिलेगी। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मामला क्या है? मामला केजरीवाल की उस टिप्पणी से जुड़ा है जिसमें उन्होंने भाजपा पर मतदान सूची से अग्रवाल समुदाय के लोगों का नाम हटाने का आरोप लगाया था और ये आरोप जो है वो बीजेपी द्वारा यहाँ पर लगाया गया था और अब आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर जो है वो सुनवाई देखने को मिलेगी। अब बीजेपी के पक्ष में जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी या फिर अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि काल और अन्य जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका बयान जो है वो हानिकारक है और इनका मकसद कहीं ना कहीं लोगों को प्रताड़ित करना है। लेकिन अभी आज किस तरीके की सुनवाई होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, आपको बता देंगे। एलजी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय पर भी तमाम आरोप लगाए हैं। 5 अक्टूबर को स्थगित करने की बात कही गई है एलजी के निर्देश पर। एमसीडी यहाँ पर जी शीतल, बिल्कुल देखिए, दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का ये चुनाव आज चल रहा है, उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी है। एलजी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय का जो है वो कहीं ना कहीं उसके सामने रहे हैं और दिल्ली एमसीडी की स्टैंड कमेटी के चुनाव में आज जबरदस्त तरीके से टक्कर देखने को मिल रही है। ओबरॉय का फैसला पलटा है, यानी जो शैली ओबरॉय है वो एलजी ने इनका फैसला पलटा है। पार्षदों की तलाशी को लेकर यह हंगामा हुआ है। एलजी के निर्देश पर एमसीडी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और ये मामला अब फिर से दिल्ली में तूल पकड़ते नजर आ रहा है। ये मामला आज के नहीं बल्कि दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी और एमसीडी वर्सेस एलजी, ये पहले भी हमने बड़ी बार देखा है दिल्ली के अंदर, जब एलजी के आमने सामने एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने आई है, दिल्ली एमसीडी और एलजी आमने सामने आए हैं कई मुद्दों को लेकर। तो एक बार फिर से ये मामला इसी तरह से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज दिल्ली एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चुनाव हो रहा है, आज हो रहा है और इसी को लेकर एलजी सक्सेना ने मेयर शैली ओबरॉय का फैसला पलटा है। तो आपने देखा किस तरह से दिल्ली के अंदर इस वक्त लगातार आमने सामने की स्थिति देखी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का चुनाव भी हो रहा है। देखिए, कड़ी सुरक्षा में वोटिंग जारी है। इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है और 25 सितंबर तक एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट भी इसमें वोट डाल रहे हैं। तो आज ये वोटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर, इसकी तस्वीरें भी आपके सामने। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ का ये चुनाव और ये छात्रों के भविष्य के लिए, ये छात्रों के छोटे छोटे मुद्दों के लिए, ये छात्रों की तमाम जो उनकी शिक्षा के जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उसी के ये चुनाव आज हो रहे हैं। ये दोपहर 1 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि इन चुनावों के बीच कौन एक नई बॉडी निकलकर सामने आए। देखिए, डूसू का चुनाव की आज वोटिंग है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चा बहुत क्लियर है। पेपर लीक से परेशान, फी हाइक से परेशान बच्चा आज एनएसयूआई के चारों सीटों पर एनएसयूआई चुनाव जीतने जा रही है। मैं खुद कॉलेज टू कॉलेज देख रहा हूँ, आप मीडिया के साथी भी देख रहे हैं किस तरीके से डीयू के स्टूडेंट्स एनएसयूआई के पूरे पैनल को वोट देने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा चुनाव है, डेमोक्रेसी में बिलीव करना चाहिए और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स का अपने आप में एक खुद का ग्लैमर है, खुद की एक विचारें हैं। तो आज देखने को मिल रहा है वोटिंग है, तो मैं सभी को स्टूडेंट को सामने से आएगी। तो
तो चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में आज दूसरा टेस्ट देखने को मिलेगा। कानपुर के ग्रीन पार्क में ये मैच होगा। आपको बता दें कि क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर, मैच देखने के लिए भारी संख्या में लोग जो है वो उमड़ते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश का सुपड़ा साफ करने के लिए इंडिया टीम जो है वो मैदान में उतरेगी और इसी बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में आज दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच जो है वो देखने को मिलेगा। और आज बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच होगा और दूसरे इस मैच के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हर आयु वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इंडिया टीम के नारे लग रहे हैं, जय घोष यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। उसी के बीच में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कानपुर से सीधी तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं महिलाएं और साथ ही साथ पुरुष, बुजुर्ग अवस्था के लोग, यहाँ पर छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो जो भी टीम करेगी पहले बॉलिंग करेगी मुझे लगता है, लेकिन बॉलिंग ये उम्मीदें हैं कि जो भी बैटिंग हो बॉलिंग हो हमें अच्छा देखने को मिले और हम बहुत एंजॉय करें। और हम विराट कोहली को देखने आए हैं और हम दिल्ली से आए हैं मैच देखने के लिए, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो नहीं, कोहली चलेंगे आज 11 पे सारे पे, लेकिन कोहली के लिए आई हूँ मैं, तो कोहली चलेंगे, रोहित चलेंगे, आई एम प्रिटी श्योर यशस्वी बहुत अच्छा खेलेंगे। तो लेट्स इंडिया जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। कानपुर में इतने टाइम बाद मैच हो रहा है तो डेफिनेटली इंडिया जीतेगी। तो कानपुर की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ना किसी मतदान के लिए हैं और ना किसी अन्य चीज़ों के लिए हैं, बल्कि ये क्रिकेट का खुमार बता रहा है कि हमारे देश में क्रिकेट को किस तरह से देखा जाता है और क्रिकेट का जो खुमार है वो सर चढ़ता है। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और कुछ ऐसे भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो भारतीय जर्सी में हैं। हालांकि ये टेस्ट मैच है बांग्लादेश के खिलाफ और पहला मैच भारतीय टीम ने बांग्लादेश के विरुद्ध में जीता हुआ है। दूसरी तरफ देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ बारिश का सिलसिला जारी है। कई राज्यों में भारी बारिश से तबाही मची हुई है और झारखंड के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी सतर्क रहने की बात कही है कि आने वाले समय में बिजली भी गिर सकती है और ये आपके हाथ में है कि आप घर पर रहते हैं या घरों के बाहर निकलते हैं, आप सतर्कता बरतिए, घर पे रहिए। और क्योंकि जिस तरह से बारिश हो रही है वो एक काल बनती हुई नजर आ रही है। अगस्त का महीना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों के लिए काल बनकर आया, लेकिन जब सितंबर का महीना शुरू हुआ तो लगा कि इस महीने थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन सितंबर का महीना भी सितम बनकर इन लोगों के लिए टूट पड़ रहा है। और तमाम देश के ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं, चाहे वो मध्य भारत के राज्य हों या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों या फिर दक्षिण भारत के राज्य हों, वहाँ पर इस वक्त बारिश बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसमें कुछ पहाड़ी राज्य भी हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल। बिल्कुल, 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई से तस्वीर साझा करें जहां पर लगातार बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। चंडीगढ़ में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात के अलग अलग जिलों में, सूरत की खास तौर पर तस्वीर आपके सामने जी में, यानी कि अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की या फिर चंडीगढ़ की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु, तमाम ये वो राज्य हैं जहां पर लगातार बारिशों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो झारखंड में भी बारिश का सिलसिला हो रहा है, इसकी वजह से कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और मैदानी जो इलाके हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं या फिर जो प्लेन्स है, वहां पर वाटर लॉगिंग हो रही है, ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो बाधित हो रही है। तमाम जो स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, वहां पर भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आकाशीय बिजली गिरने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है और 2 अक्टूबर तक बारिश का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और गुजरात में बस जो है वो नदी में फंस चुकी है। 27 यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आज सुबह लगातार बारिश देखने को मिली, वहीं पर मुंबई में भी देर रात बारिश देखने को मिली। चंडीगढ़, गुजरात, चेन्नई, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, बरेली, यूपी, तमाम ये वो इलाके हैं जहां पर की बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर की लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी पेश आ रही हैं। वहीं पर प्लेन्स में बात की जाए तो यहाँ पर वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मुंबई के लिए आफ्टरनून तक ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन जो मानसून की इंटेंसिफाई हो रहा था, इसलिए आज सवेरे 8:30 बजे तक हमने रेड अलर्ट दी थी। और जैसे ही रेड अलर्ट दिया था, हमने देखा कि मुंबई के सारे हमारे रीजन में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और आज उधर रखना, ग्राफिक्स आएंगे। मुंबई और
ग्राफिक्स देख रहे हैं बाढ़ बारिश का जो अलर्ट इस वक्त फिलहाल जारी कर दिया गया है, उसको लेकर ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। आज मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और ये बारिश इसी तरह से हो सकती है जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन बाढ़ बारिश लगातार लोगों के लिए काल बनती हुई नजर आ रही है पिछले कई दिनों से और कई सारा नुकसान भी हुआ है, लोगों की मौतें भी हुई हैं, लोगों की जान भी चली गई है, कहीं के घर उजड़ गए हैं, आशाएं उजड़ गए हैं। तो गुजरात में भारी बारिश का दौर इस वक्त फिलहाल जारी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बाढ़ बारिश की वजह से तमाम अलग अलग जिलों में अलग अलग अलर्ट्स जारी किए गए हैं। नदी नाले उफान पर है, इसकी वजह से लोगों में भी दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट, कहीं रेड अलर्ट और कहीं पर येलो अलर्ट जारी किए गए हैं और एडवाइजरीज भी लगातार जो है वो मौसम विभाग द्वारा निकाली जा रही है। भावनगर में ओवरफ्लो मालेश्री नदी जो है उसके अंदर एक बस फंस चुकी है, जिसकी वजह से कि जो वहां पर यात्री फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और बस में तमिलनाडु के 27 तीर्थयात्री सहित 29 जो लोग यहाँ पर सवार थे जिनको की निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, टीम्स वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। लोगों को निकालने के लिए एक ट्रक भी जो है वहाँ पर लाया गया, लेकिन वो ट्रक भी नदी में फंसता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर को जो है वो तमाम दिक्कतें झेलनी पड़ी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने करीब 8 घंटे मशक्कत के बाद सभी लोगों को रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है। बिल्कुल सही कहा शिवपन आपने और इसी तरह से अब मौसम विभाग भी लगातार जो है वो लोगों को चेतावनी दे रहा है कि आने वाले दिन इसी तरह से आपके लिए सितम बनकर आ सकते हैं। लखनऊ, वाराणसी समेत 10 शहरों में देर रात तेज बारिश हुई है और नतीजन अब सड़कों में पानी भर गया है, कामकाज भी ठप हो रहे हैं और सीधे सीधे कामकाज पर असर पड़ रहा है। जो ये लोग हैं जो दिन को मजदूरी करते हैं और अपने कामकाज करते हैं, उसी के चलते वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। हालांकि अभी बारिश और बाढ़ का इसी तरह से कुछ दिनों तक जारी है क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी अभी फिलहाल जारी किया है। न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।